वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज़। हम 2020 से 2024 तक के सारे PYQ UPPSC के सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सेट बी 2020 का सॉल्व कर रहे हैं। अब तक के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में हमें पर क्वेश्चन अप्रॉक्स 40 सेकंड मिलते हैं, तो हम उसी पैटर्न पे 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए 40 सेकंड आपको मिलते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। आर्टिकल 61 रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 67B इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ स्पीकर। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इस समय न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। धनखड़ साहब ने कर दिया रिज़ाइन, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार आयोग हो सकता है पूछे। और इस वाले लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के मिलान के लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप यूज़ करिए। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए टाइम हुआ समाप्त। और आई होप क्या इस वाले क्वेश्चन वो ट्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही है। चलो मैं बता देता हूँ। आयोग ने क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर जो दिया है वो है सी। 81 का आंसर सी है। चलो मैं बता देता हूँ, वरना फोमो होगा कि ट्रिक मैंने क्या बताई थी। देखो इस वाले ए में किसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? 2 के आने की पॉसिबिलिटी 2 बार है। इसमें सब रैंडम है, छोड़ दो इसे। नेक्स्ट को देखो, यहाँ पे 4 के आने की पॉसिबिलिटी, इसमें कन्फर्म है कि 1 आएगा, तो यहाँ 1 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ बचा क्या ऑप्शन 3। तो ये आपका सही आंसर है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, मैं इसका डिटेल में समझा दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर कर दिया हमने स्टार्ट। इसमें वही सेम पैटर्न है, असर्शन रीजनिंग है। अब मैं ऊपर का हिस्सा नहीं पढ़ूंगा, सीधे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। असर्शन में क्या दिया गया है? गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP फॉर पीरियड 2020 to 2030। रीज़न क्या दिया गया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ NIP इज़ टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये सेम पैटर्न है, मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या बोलेगा कि दोनों सही हैं, और आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरे वाले में बोलेगा दोनों सही है बट आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बाकी के दो में क्या बोलेगा? ए सही है बट आर गलत है, आर सही है और ए गलत है। चलो आई होप कि आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। आयोग ने इसका आंसर जो दिया है वो है डी। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक, तो आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द टाइमर पहले स्टार्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 83, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा नेशनल फ्लैग किस दिन अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो आप इसमें एक मैं छोटी सी चीज़ जो आपको भी बताऊंगा। चलो पहले आप आंसर दो फिर बताता हूँ 83 का आंसर क्या है। और ये पता होना चाहिए सर, आप अपने देश के बारे में ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, कब हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसका आंसर है वैसे सी, 22 जुलाई 1947। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में बैठी थी। इतने के बाद 46 के बाद चलते चलते अब इन लोगों को याद आया जुलाई में कि अब हमें अडॉप्ट भी करना है, तो 22 जुलाई को इन्होंने अपना, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। एक जो इम्पोर्टेंट बात बतानी थी मुझे वो मैं बताता हूँ। अरे मिट जा भाई। देखो आप एक चीज़, चलो मान लो नहीं पता आपको, तो एक चीज़ आप नोटिस करो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? 22 22 22 22 3 बार आया है। तो क्या ये हाईलाइट नहीं कर रहा है कि आंसर 22 होना ही चाहिए? तो इसका मतलब इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होने वाला है। ये तो हट गया। चलो अब आते हैं, अगर ये पेयर हट गया तो आप ये भी सोचो कि 22 जनवरी 1950, 26 को तो हमने सर कॉन्स्टिट्यूशन ही अडॉप्ट कर लिया था प्रॉपर तरीके से, इसलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो इसके भी होने के चांसेस नहीं है कि हम
मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और हमने अभी तक फ्लैग ही डिसाइड नहीं किया, अब जाके हम कर रहे हैं 4 दिन पहले, तो ये भी हट गया। अब 1947 और 1948 के बारे में सोचो, अब खुद सोचो, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका है, तो आप ये देखिए ना कि इतना डिले करेंगे क्या कि हम 1 साल बाद अपना फ्लैग बनाएंगे, फ्लैग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो ये बेसिक लॉजिक है, कॉमन सेंस यूज़ कर सकते थे। आपको हो सकता है फैक्ट ना पता हो, बट कॉमन सेंस यूज़ करते तो आप सही जगह पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 टाइमर स्टार्ट कर। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, ये रिपोर्ट्स ना बहुत पूछते हैं। वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, कई बार क्वेश्चन पता है इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो उसमें आंसर आपको चूज़ करना होता है वर्ल्ड बैंक। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडियाज रैंक इज 63। इंडिया रैंकिंग फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ईयर 2019 इज 77। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर 1 और नॉट। आई होप आपने आंसर इसका चूज़ कर लिया होगा। आंसर इसका है बी, ओनली 2। 1 स्टेटमेंट इज गलत, सेकंड वाला जो है वो सही है। देखो, जब एक सिंपल से पिछले वाले में एक बार मैं बताना, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था मैं बताना भूल गया था, जब आपको कोर फैक्ट ना 2 कोर फैक्ट दिए गए हो ना, तो हाई चांसेस इन दोनों के सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये दोनों एक साथ सही नहीं होने वाले, क्योंकि एग्जामिनर को कोई ना कोई क्वेश्चन गलत बनाना ही बनाना है। अगर सब कुछ सही सही दे देगा तो फिर पेपर आपके लिए भी ईजी हो जाएगा ना। उसे तो बच्चों को एलिमिनेट करना है। आयोग साफ साफ बोलता है कि प्रीलिम्स में तो हम छटाई करते हैं, प्रीलिम्स में हम भगाते हैं सबको। चलो सब बाहर जाओ, हमें चाहिए कोर बच्चे जो मेंस लिखें। चलिए, तो जब 2 डेटा दिया गया है तो हाई चांसेस है कि दोनों सही नहीं होंगे, तो इन दोनों में से किसी एक का होना था, तो ये तो गलत हो गया। इनमें ये भी गलत हो गया। 1 और 2 में से कोई एक होना ही होना है, एक तो सही होगा ही होगा। तो आप 50-50 पहुँच गए। यहाँ पे आप अपना तुक्का लगा सकते हो, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कोई ट्रिक हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। टाइमर कर दिया हमने स्टार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करी इसने। आप खुद सोचो ना, बड़ा सिंपल, बहुत मैं समझाऊंगा। एक लॉजिक लगाना है, कानपुर, गाज़ियाबाद, नोएडा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ आप कि एक बायोटेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, उसे कहाँ गवर्नमेंट अप्रूव करेगी? गवर्नमेंट अपना इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कहाँ लगाएगी? पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। 5 सेकंड के बाद टाइमर समाप्त हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आयोग ने इसका आंसर क्या दिया था। आई होप आप लोग, यस टाइम हो गया समाप्त। आई होप मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा या तो नोएडा या तो गाज़ियाबाद। जी नहीं सर, इसमें तो देश यूपी की कैपिटल का भी तो नाम है। कैपिटल स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है, क्योंकि कैपिटल में अगर कोई चीज़ आप अच्छी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस स्टेट का नाम भी तो आएगा, उसका नाम प्रचलित होगा। नोएडा ऑलरेडी डेवलप्ड है, बहुत सारी चीज़ें नोएडा में हैं, गाज़ियाबाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कानपुर में भी है, बट ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक का देख लिया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे 86 से 90 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।